नमस्कार दोस्तों, सक्सेस गुरु के YouTube चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे शब्द भेद की, और शब्द भेद में हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ रखा है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने शब्द भेद में पढ़ रखा था कि शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द के प्रकार कितने हैं, शब्दों का वर्गीकरण क्या है, वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। जिस किसी को भी इसमें कोई डाउट हो या शब्द के प्रकार कितने होते हैं, शब्दों का वर्गीकरण क्या है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल में जा करके हमारा पहले वाला वीडियो देखें और उसको समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द भेद। तो दोस्तों, हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था और आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। वो 4 आधार हमने आपको बताए थे। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया। 4 आधार हमने आपको बताए थे। वो 4 आधारों में से जो पहला आधार था वो हमारा था स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। ये पहला आधार था जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा आधार है जिसको हम आज पढ़ेंगे। दूसरे आधार से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। दूसरा जो आधार था हमारा वो ये था रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है या शब्दों के प्रकार हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आज। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको हम समझेंगे, अगर हमारे परीक्षा में आते हैं तो कैसे उनको हम जानेंगे कि ये शब्द क्या है या इसको किसके अंतर्गत रखेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं, देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर। तो इससे पहले जो हमारा एक आपको हम लोग एक टेबल बना के दिया था, उसमें शब्दों का पूरा वर्गीकरण बताया था। उसी में देखिए अगर आप, तो हमने बताया था रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के बताए थे। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला बताया था हमने आपको रूढ़ शब्द। पहला था हमारा रूढ़ शब्द। दूसरा था यौगिक शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। और तीसरा था योग रूढ़ शब्द। तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों को समझेंगे, जानेंगे, और पेपर में कैसे आते हैं, किस तरीके से इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं, उसको भी जानेंगे और समझेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले, एक एक को डिस्क्राइब करेंगे, एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द को समझेंगे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। दोस्तों, रूढ़ शब्द का मतलब होता है, सबसे पहले हम रूढ़ के बारे में जानेंगे, रूढ़ क्या होता है। तो रूढ़ का मतलब होता है विशेष अर्थ। रूढ़ का जो मतलब है, रूढ़ का जो अर्थ है या रूढ़ को क्या कहेंगे, तो उसका मतलब है विशेष अर्थ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई शब्द एक इकाई के रूप में प्रदर्शित हो या कोई भी शब्द एक इकाई के रूप में कार्य करे, तो हमेशा उस शब्द को हम कहेंगे रूढ़ शब्द। या बहुत ही आसान भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का, क्या कह सकते हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। कह सकते हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। तो इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारी सामान्य भाषा है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द, या ये कहें कि जिन शब्दों का एक विशेष अर्थ होता है उन्हें भी कहेंगे रूढ़ शब्द, या फिर ये कहें कि जो शब्द एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, यानी कोई इकाई के रूप में प्रदर्शित होते हैं, उन्हें कहेंगे रूढ़ शब्द। तो कैसे या किन शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे, वो भी जरा एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। लिखा है जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो। जैसे मान लीजिए एक शब्द हमने लिखा चावल। अगर इस चावल शब्द को हम इसका खंडन करें या इसको खंडित करें, तोड़ें, तो इसको हम तोड़ सकते हैं चा धन वल, या फिर हम तोड़ सकते हैं चाव धन ल। तो जैसा भी हमने यहाँ पे तोड़ा है उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि दोनों शब्द तोड़ तो हमने दिया है। भाई तोड़ना तो बहुत आसान है, किसी भी चीज को तोड़ा जा सकता है, लेकिन टूटा जो है वो क्या कोई उसका कोई दोनों जो शब्द हमारे जो दोनों पार्ट टूटे हैं उनका अर्थ है या नहीं। सार्थक का मतलब ही होता है कि सार्थक खंड,
तो सार्थक खंड मतलब जो दो खंड हुए हैं या दो से ज़्यादा खंड अगर हों तो उनका कोई अर्थ है अथवा नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों खंडों का अपना अलग अलग कोई अर्थ नहीं है या अस्तित्व नहीं है, इस वजह से ये शब्द क्या हो जाएगा, हमारा रूढ़ हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे जल हो गया, घर हो गया, पानी हो गया, मुंह हो गया, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द एक इकाई के रूप में कार्य करेंगे तभी अपना एक विशेष अर्थ रखेंगे। जब जल शब्द या चावल शब्द या घर शब्द या पानी शब्द या मुंह शब्द जब एक इकाई के रूप में प्रदर्शित होगा, एक इकाई के रूप में हम इसको लिखेंगे, तभी वो एक अपना विशेष अर्थ यानी कि रूढ़ अर्थ निकालेगा, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि खंड होने के बाद इनका अर्थ नहीं रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो बाकी बात करते हैं हम यौगिक शब्द के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है, हमने आपको कई बार बताया है कि कोई भी शब्द हो पहले उस शब्द को समझने की कोशिश करें ताकि हम जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ जाएं। जैसे हम यौगिक की अगर बात करें तो यौगिक शब्द जो है हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, योग धन इक, यानी कि योग शब्द में इक प्रत्यय लगा दिया गया है और ये शब्द बन गया है यौगिक। तो जब योग शब्द में इक प्रत्यय लगा दिया गया है तो हम पहले योग शब्द को समझ लें कि योग मीन्स क्या होता है। योग मीन्स जोड़, योग मीन्स जोड़, अर्थात कुछ हम ये कह सकते हैं, मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि यौगिक शब्द कुछ जोड़ से संबंधित होगा या कुछ जोड़ का अर्थ इसमें निकल रहा होगा। तो सीधी सी बात है, यौगिक शब्द की परिभाषा ही होती है कि जो शब्द, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों उन्हें कहते हैं यौगिक। क्या कह सकते हैं परिभाषा, छोटी सी परिभाषा कह सकते हैं, सामान्य परिभाषा, कि जो शब्द या वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों। क्या कह सकते हैं कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों उन्हें कहेंगे यौगिक शब्द। इसको हम दूसरी तरीके से भी पढ़ सकते हैं या इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट भी पढ़ सकते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक, जिसके दो या दो से अधिक सार्थक खंड हो जाएं, कोई भी ऐसा शब्द जिसके दो या दो से अधिक सार्थक खंड हो जाएं तो वो भी कहलाएगा क्या, यौगिक शब्द। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लीजिए हमने एक शब्द लिख दिया विद्यालय। सभी लोग देख रहे हैं कि विद्यालय क्या है, एक शब्द है। लेकिन अगर इस शब्द को हम तोड़ के लिखें या इस शब्द का हम खंडन करें, जैसे कि हमने इस ऊपर जब आपको रूढ़ शब्द बताया था वहां भी खंडन करके दिखाया था, तो वहां पे सार्थक खंड नहीं हुए थे। लेकिन यदि हम विद्यालय शब्द का खंडन करें या विद्यालय शब्द को तोड़ना चाहें या टुकड़ा इसका करना चाहें तो कह सकते हैं विद्या धन आलय, अर्थात एक शब्द हो गया विद्या और दूसरा शब्द हो गया आलय। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि विद्या और आलय इन दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय शब्द दो सार्थक खंडों से मिलकर बना है, या ये कहें कि विद्यालय शब्द दो सार्थक खंडों में टूट जाता है। तो आपको पता है विद्या मीन्स एक सार्थक शब्द है, एक अर्थ निकल रहा है, आलय मीन्स भी एक अर्थ होता है, आलय मीन्स होता है घर और विद्या मीन्स होता है विद्या। अर्थात दोनों शब्दों का एक अर्थ निकल रहा है, दोनों शब्द कैसे हैं, सार्थक हैं, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों शब्द सार्थक खंड हैं। जब दो या दो से अधिक, परिभाषा लिखी हुई है कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द समझ गए होंगे आप लोग कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को कहते हैं यौगिक। या उल्टा कहें तो कह सकते हैं जब कोई भी शब्द दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाए तो उसे क्या कह देंगे, यौगिक कह देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं योग ऋण की। तो सर्वाधिक प्रश्न आते हैं यौगिक और योग ऋण से ही आते हैं, तो योग ऋण को भी समझ लीजिएगा। तो देखिए जैसे शब्द यहां पे लिखा है योग रूढ़,
अगर हम इसको देखें तो हम योग ऋण शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, या दो शब्दों से कह सकते हैं मिला हुआ है, या दो शब्दों से मिलकर बना है, योग और ऋण। तो जैसा कि हमको पता है कि योग मीन्स होता है जोड़, योग मीन्स होता है जोड़, और हमने जोड़ अभी यहां पढ़ रखा था यौगिक में, योग और ऋण लिखा है। अर्थात यहाँ पे कुछ हमें ऐसा लग रहा है, हमारा अनुमान जो कह रहा है, जो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस शब्द में योग ऋण जो शब्द होंगे इसमें कुछ विशेषताएं योग की होंगी, अर्थात यौगिक की होंगी, और कुछ विशेषताएं ऋण की भी होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो यौगिक भी हों और यौगिक के साथ साथ क्या हो, ऋण भी हों, तो उन्हें कहेंगे हम योग ऋण। तो इसकी भी एक परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से यौगिक, ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से यौगिक किंतु अर्थ की दृष्टि से ऋण हो। तो ये हो गई हमारी एक परिभाषा छोटी सी योग ऋण के बारे में, कि ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से कैसे हो, यौगिक हो, किंतु अर्थ की दृष्टि से ऋण हो। या ये कहें कि ऐसे शब्द जो जिनकी जब उनकी रचना हो तो वो यौगिक के तरीके से हो, अर्थात वे टूट कर बने या जुड़ कर बने, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो अर्थ हो कैसा हो, ऋण हो, यानी कि एक विशेष अर्थ हो, तो उन शब्दों को हम कहेंगे योग ऋण शब्द। अब कैसे किन शब्दों को कहेंगे उसको भी जरा समझ लें। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा यहां पे दशानन। दशानन जो शब्द लिखा है, अगर हम देखें तो इस शब्द को हम क्या दो या दो से अधिक शब्द सार्थक खंडों में तोड़ सकते हैं, या ये कहें कि क्या ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है? तो बिल्कुल बना है। कौन कौन से शब्द हैं? दस और आनन। तो अगर हम आपसे कहें कि रचना की दृष्टि से बताइए कि ये शब्द यौगिक है या नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि रचना की दृष्टि से बताइए कि दशानन शब्द यौगिक है अथवा नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यौगिक शब्द की हमने परिभाषा ही पढ़ रखी थी अभी, कि ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों में टूट जाएं उन्हें कहते हैं यौगिक, और ये शब्द दो सार्थक खंडों में टूट रहा है, इसलिए इस शब्द को हम कह देंगे यौगिक है। लेकिन अगर हम देखें तो दशानन शब्द जब एक इकाई के रूप में कार्य करता है तो इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, जिसका नाम जो अर्थ होता है रावण। अर्थात अगर हम आपसे कहते हैं दशानन, तो आप बिना कुछ हिंट दिए, बिना कुछ किसी जो है आपको कोई सहायता लिए आप समझ जाते हैं कि दशानन मतलब आप रावण की बात कर रहे हैं, अर्थात हम रावण के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये शब्द ऐसे शब्द जो रचना की दृष्टि से यौगिक हों, अर्थात वो टूटकर या जुड़कर बन रहे हों और उनका एक विशेष अर्थ निकल रहा हो, तो उन शब्दों को हम कहते हैं योग ऋण। तो और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके साथ साथ। जैसे मान लीजिए हमने लिखा लंबोदर, तो लंबोदर को भी अगर हम चाहें तो दो शब्द हम दो या दो से अधिक सार्थक खंडों में तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लंब धन उदर, लंब का मतलब भी जानते हैं आप, उदर का मतलब भी जानते हैं। और अगर हम लंबोदर की बात करते हैं तो लंबोदर किसके लिए प्रयोग किया गया ये भी आप लोग जानते हैं। लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात ये भी शब्द किस में आ जाएगा? योग ऋण में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शब्द दो या दो से अधिक सार्थक खंडों में टूट रहा है, प्लस इसका जो अर्थ है वो विशेष है, इस वजह से ये शब्द क्या हो जाएगा? योग ऋण हो जाएगा। तो आशा है कि ये तीनों आप समझ गए होंगे कि ऋण शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और योग ऋण शब्द किसे कहते हैं। जरा अब हम ये देखेंगे कि हमारे पेपर में या हमारे एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो एक एक प्रश्न हम देख लेते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे प्रश्न पेपर में आते हैं। चलिए मान लीजिए कोई प्रश्न आ जाता है पेपर में आपसे, निम्न में यौगिक शब्द की पहचान करें। प्रश्न आपके पेपर में आता है कि निम्न में यौगिक शब्द की पहचान करें।
मान लीजिए एक प्रश्न है जो आपके पेपर में आता है, जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन ये एक मॉडल है, एक सैंपल है, एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, क्योंकि ऑप्शन का एग्जाम होता है, जो भी एग्जाम होता है उसमें ऑप्शन देते हैं। तो हमको पहचानना है, यौगिक शब्द की पहचान करना है। हम 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने लिख रहे हैं। ये 3 ऑप्शन और ये हमारा है चौथा ऑप्शन। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न भी आपके सामने है। कह रहा है कि निम्न में यौगिक शब्द की पहचान करें। जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शनों में से हमको यौगिक शब्द पहचानना है। तो आप लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा है अभी तो तुरंत समझ गए होंगे कि सर ने कौन कौन से ऑप्शन दिए और कौन कौन से किसके अंतर्गत आएंगे। तो हम यहाँ पे इसी प्रश्न के माध्यम से तीनों को फिर से समझेंगे। उन्हीं तीनों को इसी प्रश्न के माध्यम से, एक ही प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। उसका तरीका यह है कि हम तीनों को, जो भी 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें हमको चूंकि यौगिक शब्द निकालना है, तो बाकी को हम भी पहचानेंगे कि बाकी अगर यौगिक नहीं है तो क्या है। क्योंकि हमको पता है कि 4 ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सही है। अगर एक सही है तो इसका मतलब 3 गलत हैं, और 3 गलत हैं तो क्यों गलत हैं, और अगर वो गलत हैं तो किसके अंतर्गत आएंगे या किस श्रेणी में आएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है घोड़ा। हमें पता है कि यौगिक शब्द की परिभाषा क्या होती है, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों में टूट जाएं, ये होती है यौगिक शब्द की परिभाषा। तो आप देख रहे होंगे कि घोड़ा शब्द को हम 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते, और नहीं तोड़ सकते अर्थात इसका खंडन नहीं हो सकता है। इसको हम सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा। बात करते हैं मुंह शब्द की, तो ये भी शब्द जो है 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों में नहीं टूट पाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। फिर है गजानन। अगर इसकी बात करें तो इसको हम तोड़ सकते हैं, गज धन आनन, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हमारे प्रश्न के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो तीसरा ऑप्शन जो हमारा लिखा है, इसको हमने 2 सार्थक खंडों में तोड़ दिया, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। अभी 100% नहीं कह सकते हम, तो मान लीजिए हमने 50% यहाँ पे चांस दे लिया कि हाँ ये हो सकता है। क्यों हमने 50% लिया, इसलिए क्योंकि हमारा चौथा ऑप्शन भी बचा हुआ है। जब तक हम उसको चेक नहीं कर लेंगे तब तक उसको 100% नहीं कह सकते। तो इसको हम चेक करते हैं रसोई घर को। तो जैसे हमने रसोई घर को चेक किया, तो इसको भी हम 2 टुकड़ों में यानी कि 2 सार्थक खंडों में तोड़ सकते हैं, रसोई धन घर। तो यहाँ भी हमारा टूट रहा है और ये भी शब्द टूट रहा है। जब ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, तो 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते। हमें पता है कि एक ही ऑप्शन सही होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों तो हैं ही नहीं, क्योंकि रूढ़ के अंतर्गत पहुंच गए। अब यहाँ पे टूट तो रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या इस शब्द का कोई विशेष अर्थ भी निकल रहा है। अगर इस शब्द का कोई विशेष अर्थ निकल रहा होगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, ये पहुंच जाएगा योग रूढ़ में। जब ये योग रूढ़ पहुंच जाएगा तो इसको चेक कर लेंगे, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा। तो गजानन का एक विशेष अर्थ भी होता है। गजानन शब्द जो है एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सब लोगों को पता होगा कि गजानन गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। गजानन गणेश जी को कहा जाता है। अर्थात ये जो शब्द हो गया, तीसरा ऑप्शन जो है हमारा, ये यौगिक तो है, लेकिन यौगिक होने के साथ साथ योग ऋण भी यानी कि एक विशेष अर्थ रख रहा है। इस वजह से ये ऑप्शन 50% तो सही था, लेकिन 100% नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न के मुताबिक गलत हो गया। अब बचा हमारा एक ऑप्शन, जो कि क्या है, वही सही ऑप्शन है। यही हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे और उनको आपको करना है। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो ये तो हमारा हो गया दूसरा आधार। किस आधार पे था, रचना या बनावट के आधार पर। तो नेक्स्ट यानी कि तीसरे आधार की बात करते हैं हम। तो 2 आधार हम पढ़ चुके हैं, तीसरा आधार हमारा है आप प्रयोग या रूप के आधार पर। प्रयोग या रूप के आधार पर, तो इस आधार को हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इस आधार पर अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं या शब्दों के भेद करते हैं या शब्दों के प्रकार करते हैं तो कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनको कैसे समझेंगे और वो भी हमारे एग्जाम में कैसे आते हैं। तो तीसरा हमारा आधार है प्रयोग रूप के आधार पर। तो इस आधार पे आपने पढ़ रखा है कि हमने बताए थे 2 प्रकार के होते हैं शब्द। तो पहला है हमारा
विकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। विकारी एंड अविकारी शब्द, इन दोनों को हम समझेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से यानी कि विकारी और अविकारी वाले टॉपिक से कई प्रश्न आते हैं और अक्सर आते हैं, तो इसको जरा ध्यान समझिएगा। लिखा है विकारी शब्द, तो अगर हम पहले विकारी को समझ जाएं तो हम इस विकारी शब्द को समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी हमें। देखिए विकारी शब्द को लिखा गया है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विकार धन ई, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विकार शब्द में ई प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो ये शब्द बन गया है विकारी। अब विकार मीन्स क्या होता है? विकार मीन्स होता है परिवर्तन। अक्सर हम लोग कहते हैं कि उसमें विकार उत्पन्न हो गया या उसमें विकार हो गया, अर्थात उसमें परिवर्तन हो गया। तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है विकार मीन्स होता है परिवर्तन, और ई लग गया अर्थात परिवर्तित होने वाले शब्द, या इसका हम एक अर्थ निकाल दें तो कह सकते हैं विकारी मीन्स होता है परिवर्तित होने वाले शब्द। क्या अर्थ निकल आया? विकारी शब्द का अर्थ क्या निकल के आया? परिवर्तित होने वाले शब्द। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत वे शब्द आएंगे जो परिवर्तित हो जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं परिवर्तित हो जाते हैं तो किस आधार पे या क्यों परिवर्तित होते हैं, किसकी वजह से परिवर्तित होते हैं, तो वो भी पूरी बात लिखेंगे, यहाँ पे पूरी बात समझेंगे। ये लिखा है विकारी का अर्थ हो गया परिवर्तित होने वाले शब्द, लेकिन किसके आधार पर परिवर्तित होने वाले शब्द या किसके कारण, तो उसकी पूरी परिभाषा ये होती है कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक, ऐसे शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन और कारक के आधार पर या लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि रूप के आधार पर पढ़ रहे हैं हम लोग या उनके प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन या कारक यदि हम परिवर्तित करते हैं तो वो शब्द भी बदल जाते हैं, उन शब्द में भी परिवर्तन आ जाता है या उनके रूप में भी परिवर्तन आ जाता है, तो उन शब्दों को कहेंगे हम विकारी शब्द। और दूसरा है अविकारी शब्द। तो अविकारी नाम से लग रहा है, हमने आपको कई बार बताया कि शब्द को समझिए और हिंदी को आसान बनाइए। तो अविकारी नाम से लग रहा है अ, और हमने बताया था कि किसी भी हिंदी के शब्द में यदि अ उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसका अर्थ नहीं हो जाता है, यानी कि नकारात्मक हो जाता है। और विकारी तो आप समझ ही चुके हैं, विकारी तो आप समझ ही चुके हैं कि ये बना है अविकार धन। तो इसको भी अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अविकार धन ई, अर्थात विकार तो हम पढ़ ही चुके हैं, परिवर्तन अ लग गया, परिवर्तन नहीं। तो हम इसका भी जैसे हमने अर्थ निकाला था परिवर्तित होने वाले शब्द, तो इसका भी अर्थ निकाल देंगे कि परिवर्तित ना होने वाले शब्द, ना होने वाले शब्द। अर्थात ये कह सकते हैं हम कि ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात उनके रूप में या उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन शब्दों को कहेंगे अविकारी। अब किसके आधार पर? इसमें भी वही बात आ जाएगी कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन या कारक के आधार पर या लिंग वचन या कारक को बदलने के, जैसे इसमें है कि लिंग वचन या कारक को अगर हम बदल दें, लिंग वचन या कारक में यदि हम परिवर्तन कर दें तो इन शब्दों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर हम इन शब्दों को या इन शब्दों के साथ लिंग वचन या कारक किसी को भी परिवर्तित कर दें, किसी में भी कोई परिवर्तन कर दें, तो वे शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात अपरिवर्तित रहते हैं। अब हम इनको समझेंगे कैसे, उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि ये तो परिभाषा हो गई। मान लीजिए परिभाषा से भी आपके प्रश्न बनते हैं, जो हमने यहाँ अभी तक लिखा है इससे भी आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। सपोज दैट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी कहते हैं। और अगर आ जाए कि लिंग वचन कारक
के आधार पर या के अनुसार परिवर्तित ना होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो हम कह देंगे अविकारी कहते हैं। तो परिभाषा से भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए ये मत सोचेगा कि अरे ये तो परिभाषा है इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। सब कुछ जरूरी है, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब जरूरी है, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो ये तो परिभाषा की बात हो गई। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे और उनको दोनों को समझाएंगे कि ये विकारी कैसे हो गया और ये अविकारी कैसे हो गया। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी विकारी की, तो पहले हम विकारी को ही समझेंगे कि विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं या ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो विकारी की श्रेणी में हम रखेंगे। तो दोस्तों, जितने भी संज्ञाएं हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। ये सारे शब्द आप जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं। इन सारे शब्दों से आप परिचित हैं। इनको पढ़ाया भी जाएगा, जब हमारा जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो दिया गया है उस हिसाब से जब उसका नंबर आएगा तो उसको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इनसे परिचित हैं तो आप जान सकते हैं कि संज्ञा, जितने भी शब्द संज्ञा होते हैं या जो संज्ञाएं हैं वो विकारी के अंतर्गत आ जाएंगी। अगर कोई शब्द संज्ञा है तो वो विकारी है, अगर कोई शब्द सर्वनाम है तो विकारी है, अगर कोई शब्द क्रिया है तो विकारी है, अगर कोई शब्द विशेषण है तो विकारी है। कैसे? मान लीजिए एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, लड़का पढ़ रहा है, ये एक शब्द लिखा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे लड़का पढ़ रहा है, तो ये इसका अगर हम लिंग की बात करें तो इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, अगर इसका हम लिंग परिवर्तित कर दें, हमने अभी यहाँ पे परिभाषा में लिखा था ना कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार, अगर हम इसका लिंग परिवर्तित कर दें, इस पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग कर दें, जैसे ही इसका लिंग परिवर्तित करेंगे वैसे ही ये शब्द देखिए परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की। तो इस शब्द में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? भाई ये शब्द हमारा मूल शब्द ये था लड़का, इस शब्द में परिवर्तन हो गया, यानी कि इसके रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और जैसे ही किसी शब्द के रूप में परिवर्तन हो जाएगा वैसे ही वो परिवर्तित होने वाले शब्दों की श्रेणी में पहुंच जाएगा, अर्थात वो विकारी में पहुंच जाएगा। तो ये शब्द हम कहें तो, अब अगर हमसे पूछा लड़का कैसा शब्द है तो कह देंगे क्या है? विकारी है। अब उस तरीके से तो हमने समझ ही लिया, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि लड़का शब्द क्या है? संज्ञा है। लड़का शब्द क्या है? संज्ञा की श्रेणी में आता है, इसलिए लड़का शब्द क्या हो जाएगा? विकारी हो जाएगा। चलिए इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, जब हमने इसका लिंग परिवर्तित किया तो ये लड़का हो गया, और जब ये जब इसका लिंग परिवर्तित किया तो ये लड़की हो गई, और जब लड़की हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा लड़की पढ़ रही है। क्या हो जाएगा? रही हो जाएगा। यानी कि जो हमारी क्रिया है, पढ़ रहा जो हमारी क्रिया है वो भी परिवर्तित हो रही। तो आपने यहाँ से देखा कि क्रिया भी बदलती है, यानी कि क्रिया भी लिंग वचन के अनुसार, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होती है, अर्थात क्रियाएं भी जितनी हैं वो सब किस में आ जाएंगी? विकारी में आ जाएंगी। तो कहने का अर्थ हुआ कि जितनी भी संज्ञाएं हैं, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, वो सारे के सारे क्या हैं? विकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं अविकारी की। तो जब बात की जाएगी अविकारी की तो यहाँ पे आपने देखा कि विकारी के अंतर्गत चार चीजें आती हैं। विकारी के अंतर्गत ये चार चीजें आती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इसी प्रकार से अविकारी के अंतर्गत सारे अव्यय आते हैं। जितने भी अव्यय हैं, अव्यय भी आप आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे जब सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा तो उसके अंतर्गत अव्यय भी एक चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, उन चार प्रकार के भी कई भेद होते हैं, उसके अंतर्गत कई अव्यय आते हैं, वो सारे आप पढ़ेंगे। तो जितने भी अव्यय हैं वो अविकारी होते हैं, वो बदलते नहीं हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे और एक अव्यय है, ये परिवर्तित नहीं हो सकता। और शब्द कहीं भी लगा हो वो परिवर्तित नहीं होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पे, राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, क्योंकि समझना हमेशा जो है छोटे से ही चाहिए, तभी छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे आप। तो लिखा है राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। तो हमको पता है कि राम शब्द क्या है? संज्ञा है। श्याम शब्द क्या है? संज्ञा है।
ठीक। तो अब अगर ये दोनों शब्द संज्ञा हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये विकारी हैं। ठीक, तो विकारी हैं भी और इसको चाहें तो बदल भी सकते हैं। अगर हम राम शब्द पुल्लिंग है, अगर हम कोई स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे प्रयोग करें तो कोई स्त्रीलिंग नाम प्रयोग करेंगे। भाई इस संज्ञा को, ये संज्ञा हमारी पुल्लिंग है, पुल्लिंग संज्ञा की जगह स्त्री लगा देंगे तो ये बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। लेकिन और ये बाजार जा रहे हैं या जो भी है वो भी बदल जाएगा। अगर सिंगल कर दें वचन, इसका अभी तो बहुवचन है यहाँ पे। ठीक, हिंदी में क्योंकि हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अभी ये बहुवचन है, लेकिन अगर सिंगल कर दें, इसको एक वचन कर दें तो ये हमारी क्रिया बदल जाएगी। लेकिन कुछ भी आप करिए, चाहे इसका लिंग बदलिए, चाहे वचन बदलिए, चाहे कारक बदलिए, और को आप किसी तरीके से बदल सकते हैं, नहीं बदलेगा, ये और परिवर्तित होगा ही नहीं। इसलिए और शब्द क्या हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा। तो जितने भी अव्यय हैं, चाहे वो और हो, चाहे वो तथा हो, चाहे आज, कल, परसों, ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं, अव्यय हैं, अर्थात ये सारे के सारे क्या हैं, अविकारी हैं। दोस्तों, विकारी और अविकारी की पहचान यही है कि वे शब्द जो परिवर्तित हो जाएं वो विकारी, और जो परिवर्तित ना हो वो अविकारी। जितने भी संज्ञाएं, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वो सारे विकारी, और जितने भी अव्यय वो अविकारी। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आपके पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं उसको भी जरा हम देख लेंगे। एक प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे। प्रश्न आपके पेपर में आएगा, विकारी शब्द है। प्रश्न आया आपके पेपर में कि विकारी शब्द है, 4 ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जैसे ही आप 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, आप उन पे जो भी हमारा क्वेश्चन पूछा था उसी के अनुसार चेक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जरा इसको गलत करके देखिए, फिर सही का आंसर चयन करिए। आपको पता है कि कल शब्द हमारा अव्यय के अंतर्गत आता है और ये किसी तरीके से परिवर्तित नहीं होगा, तो ये विकारी नहीं हो सकता। या चूंकि हमको विकारी पहचानना है तो हमारा पास एक और ट्रिक है कि हम इसको इन सभी शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण पहचान लें। तो आपको पता है कि कल शब्द संज्ञा नहीं है, तथा यहाँ तो ये क्या है, मोहन शब्द एक ऐसा है जो संज्ञा है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस हिसाब से भी ये सही हो गया। या फिर आप ऐसे करिए कि आप देखें कल शब्द क्या है, अव्यय है, तथा शब्द भी अव्यय है, और यहाँ शब्द भी अव्यय है। ये तीनों गलत हो गए, तो बचा कौन सा, चौथा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। और भी प्रश्नों का पूरा आपको श्रृंखला मिलेगी, वो हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारे प्रश्न होंगे। जितने भी आपके सामने प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का समावेश रहेगा। सारे के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो यहाँ पे आपको ना मिले, यहाँ पे आपको सीखने को ना मिले। तो लगातार जुड़े रहिए हम लोगों से और पढ़ते रहिए, ताकि जो भी समस्याएं हैं वो निरंतर या लगातार धीरे धीरे सॉल्व होती रहें। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चौथा आधार है उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी तक हम लोग 3 आधार पढ़े। अब हमारा चौथा जो आधार है, जिस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों का विभाजन किया गया है, वो आधार था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दोस्तों हमने आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों का जो भेद है या शब्दों के प्रकार अगर अर्थ के आधार पर कहा जाए तो एक मोटा सा आइडिया या मोटा सा एक विचार हमारे मन में आ जाता है कि अर्थ के आधार पर जितने भी शब्द हैं 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। या तो कोई शब्द ऐसा होगा जिसका अर्थ निकल रहा होगा, या फिर कोई शब्द ऐसा होगा जिसका अर्थ नहीं निकल रहा होगा, यानी कि वो निरर्थक होगा। तो दोस्तों कोई शब्द होगा तो वो या तो उसका अर्थ निकल रहा होगा तो वो सार्थक हो जाएगा, जिसका अर्थ नहीं निकल रहा होगा वो निरर्थक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा यहाँ पे, आना, जाना, खाना, पीना, वीना।
ये सारे शब्द लिखे हैं आपके सामने। अब आप देख रहे हैं कि आना, जाना, खाना, पीना, वीना, वाना, ये सब शब्द हैं, लेकिन क्या इन सभी शब्दों का अर्थ निकल रहा है? तो आप देख रहे हैं कि आना शब्द तो सार्थक है क्योंकि अर्थ के साथ प्रयोग होता है, जाना भी, खाना भी, पीना भी, लेकिन ये वीना और वाना ये शब्द नहीं प्रयोग होते हैं, ये शब्द सार्थक नहीं है, इनका अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अक्सर हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, खाना वाना खा लिया कि नहीं खा लिया, खाना वाना खाया कि नहीं खाया, ऐसे बोलते हैं। खाना वाना हुआ कि नहीं हुआ। तो खाना शब्द तो हमारा सार्थक है, लेकिन वाना शब्द कोई सार्थक नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ होता है वे सार्थक होते हैं और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक होते हैं। नाम से ही लग रहा है, निरर्थक अर्थात अर्थ नहीं, सार्थक अर्थात अर्थ है। तो जिन शब्दों का अर्थ होता है वो सार्थक और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता वो निरर्थक। निरर्थक शब्दों का प्रयोग भाषा में इस वजह से किया जाता है ताकि भाषा की रोचकता बनी रहे, भाषा में थोड़ा जो है मधुरता बनी रहे, वो मधुर रहती है भाषा, इस वजह से वो प्रयोग किए जाते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, इसके आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सार्थक शब्द मतलब वे जिनका अर्थ निकलता है और निरर्थक मतलब जिनका अर्थ नहीं निकलता है। तो जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है अर्थात वे निरर्थक होते हैं, तो उनकी बात भी हम आगे करेंगे ही नहीं, केवल सार्थक की बात करेंगे। थोड़ा सा इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे, आप सब लोग पढ़ चुके हैं, बस एक थोड़ा सा एक रफली हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सार्थक को हम और भी कई भागों में बांट सकते हैं। तो पहला तो आप जानते हैं एकार्थी, ये सार्थक के अंतर्गत ही आएंगे, यानी कि सार्थक के अंतर्गत ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ हो। फिर अनेकार्थी अर्थात एक अर्थ के अतिरिक्त भी और अर्थ हों, यानी कि एक अर्थ से ज्यादा हों। तीसरा समानार्थी, समानार्थी को हम पर्यायवाची भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। समानार्थी और पर्यायवाची क्या है? एक ही चीज है। और चौथा है हमारा विपरीतार्थी, विपरीतार्थी या इसी को कहते हैं क्या? विलोम। तो इन चारों शब्दों को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है, सभी लोग इससे परिचित हैं। तो सार्थक को आगे हम डिवाइड करेंगे तो चार भागों में कर देंगे, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची। दोस्तों एकार्थी मतलब ऐसे शब्द जिनका केवल और केवल एक अर्थ हो। तो जितने भी शब्द ऐसे हैं जो केवल और केवल एक अर्थ रखते हों, एक अर्थ रखते हों, उन शब्दों को कह देंगे क्या? एकार्थी। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आती हैं, जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो केवल और केवल एक अर्थ रखते हैं, इस वजह से वो सब क्या हो जाएंगे? एकार्थी हो जाएंगे। अब बात करते हैं अनेकार्थी की, नाम से लग रहा है अनेकार्थी, यानी कि एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ। दोस्तों अनेकार्थी और समानार्थी में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अनेकार्थी मतलब एक से अधिक अर्थ और समानार्थी का मतलब भी यही होता है कि एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ। जब दोनों की बात एक ही है कि एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ, तो अंतर कहाँ पे आता है? तो अंतर आता है यहाँ पे कि इसमें हम कहेंगे एक से अधिक अर्थ किंतु आपस में समान नहीं, आपस में समान नहीं। इसके अंतर्गत कहते हैं कि एक से अधिक अर्थ किंतु आपस में समान नहीं, और यहां पे कहेंगे एक से अधिक अर्थ और क्या लिख देंगे आगे? किंतु आपस में समान, आपस में समान। अर्थात अनेकार्थी और समानार्थी में यही अंतर होता है कि अनेकार्थी शब्द के भी एक से अधिक अर्थ होते हैं लेकिन वो आपस में समान नहीं होते हैं, और पर्यायवाची यानी कि समानार्थी का मतलब होता है एक से अधिक अर्थ किंतु सभी आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। और विपरीतार्थी का मतलब होता है कोई भी शब्द है उसका विपरीत अर्थ। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दिन, तो दिन का विपरीत यानी कि दिन का उल्टा क्या होता है? रात। हमने लिखा ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या होता है? नीचे। तो यानी कि जो विलोम होते हैं वो विपरीतार्थी, तो आप अच्छे से जानते हैं। अनेकार्थी और समानार्थी में एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए बात करते हैं अनेकार्थी और समानार्थी की। तो जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द यहाँ पे लिखा कर, तो आपको पता है कर का मतलब टैक्स एक होता है और कर मीन्स हाथ भी होता है।
तो अब हमने देखा कि इस शब्द के दो अर्थ हो गए, टैक्स भी और हाथ भी, लेकिन क्या ये दोनों अर्थ जो हैं ये आपस में समान हैं? नहीं ना, टैक्स अलग बात है और हाथ अलग बात है। लेकिन जैसे ही इसका मतलब ये कर कैसा हो जाएगा? अनेकार्थी हो जाएगा। कर शब्द क्या हो जाएगा? अनेकार्थी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हमने लिखा गगन, तो हमने लिखा आकाश, अंबर, तो अब हमने देखा कि गगन के भी एक से अधिक अर्थ हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपस में क्या हैं? समान हैं, एक ही अर्थ निकाल रहे हैं, एक जैसा अर्थ निकालते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो गगन, अंबर, आकाश, ये सब कैसे शब्द हो जाएंगे? ये सारे समानार्थी या पर्यायवाची के अंतर्गत आ जाएंगे। और भी एग्जाम्पल इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो अभी हम जो है केवल समझाने के उद्देश्य से आपको बताया जा रहा है। बाकी जब हम अपना अभ्यास सत्र लेकर आएंगे, अभ्यास यानी कि प्रश्नोत्तर की सीरीज लेकर आएंगे, उसमें आपको सारे एग्जाम्पल और सारे उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे सब आपको मिलेंगे और अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमने पढ़ा शब्दों के भेद और उन 4 आधारों पर शब्दों के भेद पढ़े। 4 आधार हमने आपको बताया, उनके अंतर्गत जो भी शब्दों के प्रकार हैं वो बताएं। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया। अगर उसी के माध्यम से जो भी समझाया गया आपको अब लगा हो कि हमारी जानकारी बहुत उपयोगी है, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि जो भी अभी इस चैनल को नहीं देख पा रहे हैं, इस चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी का लाभ उठाएं और आप आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में सफल हो सकें। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी कामना है। इसी के साथ धन्यवाद।